हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दिस इज भावनापुरी। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। जो लास्ट टॉपिक हमारा बच गया था, फटाफट से आज उसे देख लेते हैं। एंड व्हाट्स द टॉपिक? सॉल्ट्स। बच्चों, एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं, रिएक्शन कैसे करते हैं, ये आप लोगों को याद था। एक सिंपल सा रिएक्शन मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या पढ़ा था हमने उसमें? हमने देखा था भाई साहब, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? वो दो चीज़ें आपको दे रहा था, एक है सॉल्ट और दूसरा वाटर, राइट। एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, सही बात है। फिर मैंने बोला था, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो सॉल्ट बनेगा बच्चों वो स्ट्रॉन्ग वाला बनेगा, यानी कि इसकी पीएच क्या होगी? एसिडिक। एंड वाइस वर्सा, अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता जो वीक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो सॉल्ट बनता बच्चों, उसकी पीएच क्या हो जाती? बेसिक हो जाती। तो ये आप लोगों को पता चला कि जो सॉल्ट्स हैं वो एसिड और बेसिस के रिएक्शन होने पर प्रोड्यूस होते हैं, राइट। और इन सॉल्ट्स की जो पीएच होती है बच्चों, वो या तो एसिडिक होगी या फिर बेसिक होगी। लेकिन जब कोई दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर कैसा सॉल्ट बनने वाला है बच्चों? न्यूट्रल। दैट मीन्स जो नेचर होता है सॉल्ट का वो वेरी कर सकता है, एसिडिक, बेसिक और इट कुड बी न्यूट्रल। ठीक है जी। सॉल्ट्स की कुछ फैमिलीज आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, जैसे कि आपको दिया होगा सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। तो इस तरीके से जो क्लोराइड है वो फैमिली है सॉल्ट की, राइट। दूसरा मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम सल्फेट, दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम सल्फेट, या फिर आपको एग्जाम्पल दे रखा है मैग्नीशियम सल्फेट। तो दिस इज द अनदर फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो ये किस किस के रिएक्शन से मिलकर बने होंगे बच्चों? एसिड और बेस के। ये तो क्लियर हो गया, पता चल गया यहाँ तक? ठीक है। आपके जो एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर इसके अंदर, सॉल्ट्स के अंदर, उसमें आपको अलग अलग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। अब वो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं मैं आपको पहले बता देती हूँ। एक तो आपको बच्चे बात करनी है प्रॉपर जो सॉल्ट है उसके फॉर्मूला के बारे में। फिर आपको पढ़ना है कि उसके यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर आप सॉल्ट का यूज़ कर सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए या डिफरेंट सॉल्ट को बनाने के लिए। तो एक्चुअल में ना आपकी एनसीईआरटी में वो गांधी जी वाली पिक्चर बनी हुई होगी, है ना। उसके साइड में लिखा होगा कि भाई जो समुद्र है, जो सी है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। तो जो सॉल्ट है, द कॉमन सॉल्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो भाई साहब, ये जो कॉमन सॉल्ट है इसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर ब्राउन सॉल्ट भी या फिर रॉक सॉल्ट भी देखने को आपको मिलेगा। भाई ये क्या होता है? तो मैंने बोला समुद्र में यानी कि सी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जिसको इवेपोरेट करके यानी कि NaCl को इवेपोरेट करके हम बाहर निकाल लेते हैं। उसका जो कलर था बच्चों वो ब्राउन कलर का था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस कॉमन सॉल्ट के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ जुड़ी होती हैं, राइट। तो याद रखिएगा, द सॉल्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी इज एसोसिएटेड विद सर्टेन इम्प्योरिटीज, ब्रैकेट में आप देख सकते हो ब्राउन कलर, ठीक है ना। सो दैट सॉल्ट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, जो कि हमने इवेपोरेट करके निकाल लिया है समुद्र में से, ठीक है ना। ये सेडिमेंट भी हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है कई जगह पर जाकर। जैसे पानी बहता हुआ आया तो वो अपने साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ को लेकर आया, सॉल्ट को लेकर आया, तो वो सॉल्ट इकट्ठा भी हो जाता है, वो गैदर भी हो जाता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर पता चला कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड,
दिस इज ऑल्सो नोन एज रॉक सॉल्ट। ठीक है। सो जो गांधी जी की मैं बात कर रही थी, एक्चुअल में वो डांडी मार्च किया था उन्होंने। तो उस डांडी मार्च में एक्चुअल में था क्या कि सॉल्ट के ऊपर ना काफ़ी सारा टैक्स लगा दिया गया था पहले ज़माने में। तो वो ना वो टैक्स को कम करवाने के चक्कर में ना वो मार्च निकाला था उन्होंने। तो सॉल्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है इस पिक्चर के थ्रू। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या इंपॉर्टेंस है सॉल्ट की। सबसे पहली चीज़ जो सॉल्ट से आप ऑब्टेन कर सकते हो वो है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा। बच्चों इसको मैं रब कर रही हूँ, वैसे कुछ है नहीं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, है ना। ये तो सब चीज़ें आपको पता है, बड़े इंटेलिजेंट हैं आप लोग, है कि नहीं। चलो भाई, तो भाई क्या क्या चीज़ें हम ऑब्टेन कर सकते हैं सॉल्ट से। सबसे पहले मैंने आपको बताया वी कैन ऑब्टेन NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बच्चों इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा। लेट मी राइट इट हेयर, कॉस्टिक सोडा। याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, बता देना भैया NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे ऑब्टेन करेंगे देखो ध्यान से। जो नमक आपके पास था, जो NaCl था, हमने उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया। एक्वस सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का वो होगा जिसमें वाटर में आपने डिसॉल्व किया है, ठीक है ना। तो बेटा दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl, यानी कि कॉमन सॉल्ट। दिस कंसंट्रेटेड NaCl हेयर इज कॉल्ड ब्राइन। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ब्राइन। कुछ नहीं करा मैंने एक बीकर में जिसमें वाटर रखा हुआ था उसी में ऐड कर दिया कंसंट्रेटेड NaCl को, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? ब्राइन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमने बोला द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। क्या कहते हैं उसको? ब्राइन कहते हैं। अब अगर मैं इस ब्राइन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दूं, तो मुझे मिलेगा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बच्चों, और दूसरी कौन सी गैस रिलीज हो रही है? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस रिलीज हो गई? क्लोरीन गैस। तो कभी भी आपसे पूछा जाए ब्राइन क्या है तो बता देना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl। कॉस्टिक सोडा क्या है तो बता देना NaOH है। फिर पूछेंगे बच्चों क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कौन सा है? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कौन सा है? तो सिंपल सी बात बोलनी है मैडम, जहां पर NaOH जो कि एक एल्कलाई है, पता है आपको एल्कलाई क्या होता है? प्रीवियस वीडियोस में देखना, चलो बता देती हूँ। जो बेसिक होते हैं सॉल्यूबल बेसिस, ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि जो सॉल्यूबल बेस होते हैं, उन्हीं को एल्कलाई कहा जाता है। ठीक है। सो बेटा द रिएक्शन इन विच एन एल्कलाई एंड द क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस, वो रिएक्शन जिसमें एल्कलाई भी प्रोड्यूस हो रहा है और क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हमने नाम दिया क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इसके डिफाइन ना पूछकर आपसे रिएक्शन पूछेंगे। सो दिस इज द एंटायर रिएक्शन जो आपको लिखना है। ठीक है। अब आपसे पूछेंगे चलो इनके यूजेस बता दो, कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है इनको। भाई सबसे पहले तो उसको तो सॉल्ट फॉर्मेशन में ही यूज करेंगे। सॉल्ट फॉर्मेशन याद है, NaOH प्लस HCl, ये वापस क्या बना देगा? NaCl बना देगा और वाटर बना देगा। हाइड्रोजन गैस बेटा ये हल्की होती है, दिस इज लाइटर देन एयर, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है फ्यूल में, इसको फ्यूल में यूज़ किया जाता है। अमोनिया की फॉर्मेशन में यूज़ किया जाएगा एंड बटर की फॉर्मेशन में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्लोरीन बच्चों डिसइंफेक्टेंट, इसको यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्शन करने के लिए। वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड
एंड पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या है बच्चों? जो वायर्स होते हैं ना हमारे घर में, अब उन वायर के ऊपर एक ऊपर से रबड़ की एक लेयर सी होती है जो कि इंसुलेटर की तरह काम करेगी और आपको झटका लगने से, शॉक लगने से बचाएगी। तो उसी को कहा जाता है पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। तो नाम से पता चल रहा है क्लोराइड क्लोरीन से बना है। ठीक है बच्चों, सो ये हमने किसके बारे में बात की? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस या ब्राइन या फिर कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। चलो कम ऑन एवरीवन, तीनों के यूजेस पता होने चाहिए, NaOH, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, चलिए जब ब्राइन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तीनों के यूजेस पता चले ना, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। तो भैया NaCl का सबसे पहला यूज हमने पढ़ा किसकी फॉर्मेशन? कॉस्टिक सोडा। अब दूसरा क्या यूज है बच्चों इसका, देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं कॉमन यूजेस आप लोगों को बताऊँ ना ये कॉमन सॉल्ट के, तो देखो आप घर में यूज़ कर सकते हो उसको किस चीज़ के लिए? टेस्टी खाना बनाने के लिए। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट होता है बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का, या फिर इसके बाद नहीं ब्लीचिंग पाउडर का नहीं, इसके अलावा आप बता सकते हो कि जो कोल्डर कंट्रीज़ होती हैं ना, वहाँ पर बर्फ़ को पिघलाने के लिए भी सॉल्ट का यूज़ किया जाता है ना। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ करते हैं इसको, पिकल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो सबसे पहला यूज़ आपने पढ़ा था NaOH की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था। दूसरा यूज़ मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में, है ना। ब्लीचिंग पाउडर स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए, अगर आपको ये डिटेक्ट करना है कि किसी भी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है या कोई दूसरी गैस है, तो कैसे डिटेक्ट करोगे? हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को पता लगाना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब MCQs आने वाले हैं तो ज़्यादा ध्यान देना है आपको। बेटा एक बर्निंग कैंडल को टेस्ट ट्यूब के क्लोज नज़दीक लेकर आइए। अगर वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, दैट मीन्स इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये बर्निंग कैंडल इस टेस्ट ट्यूब के क्लोज आने पर पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी तो टेस्ट ट्यूब में क्या है? हाइड्रोजन गैस है। फिर पूछेंगे वो कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो आप बताओगे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। लाइम वाटर को बेटा, लाइम वाटर को CaOH का होल ट्वाइस जब ये CO2 के साथ रिएक्ट कर रही है तो यहाँ पर CaCO3 बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज द मिल्की सब्सटेंस। ठीक है, तो कौन सी गैस थी बच्चों? वो CO2। फिर पूछेंगे वो कौन सा कंपाउंड है जो CO2 के साथ रिएक्ट करके मिल्की सब्सटेंस बनाएगा, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर होगा। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दे दिया, याद रखना। ठीक है, पूछ लिया जाता बच्चों ही कई बार। चले रॉबर्ट, कर दूँ ना? चलो देख लो फटाक से। चलिए, हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड और CO2 क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। चलो भाई, ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला है CaOCl2। लेकिन ये कैसे बना? क्वेश्चन ये है भैया कैसे बना ये ब्लीचिंग पाउडर? तो देखो आप बताना, whenever chlorine is passed through dry slaked lime, जब भी कभी क्लोरीन को पास करवाया जाएगा ड्राई स्लेक्ड लाइम से, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? CaOCl2, और यहाँ पर क्या रिलीज हो गया? वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, CaOCl2 यानी कि ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर आपको यहाँ पर मिला है, ये कैसे मिला? जब हमने क्लोरीन को पास करवाया ड्राई स्लेक्ड लाइम से, राइट। सो आपसे पूछा था ना क्या बनेगा, तो आप बताओगे ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम हाइपो
ये हाइपो वर्ड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्लोराइड, हाइपॉक्सी क्लोराइड एक्चुअली, क्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? ब्लीचिंग पाउडर। कैसे प्रोड्यूस हुआ? ऐसे पूछा जाता है, व्हाई डज ब्लीचिंग पाउडर स्मेल स्ट्रांगली ऑफ क्लोरीन? तो आप बताओगे कि यहाँ पर क्लोरीन उसका एक मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, तो जब ये क्लोरीन एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करती है तो फिर वो मिल्की सब्सटेंस बना देती है, वो कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये क्या करेगी, ये आपका ये जो प्रोडक्ट है ना दोबारा से इसके साथ रिएक्ट करना शुरू करेगी, बट ये कंप्लीटली रिएक्टिव नहीं है इस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, चलो Ca जैसे मान लो ये सब्सटेंस अगर रिएक्ट कर जाए एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ, तो मैंने आपको बताया था ना क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, लुक एट दिस। अगर कभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट कर जाए तो यहाँ पर क्या बन रहा था? CaCO3 बन रहा था और वाटर रिलीज हो रहा था। समझ रहे हो? तो आपको ये बताना है, क्योंकि जो क्लोरीन गैस होती है वो लूजली बाउंड होती है ड्राई स्लेग लाइम के साथ। ठीक है, सो दिस ड्राई स्लेग लाइम रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक CO2 एंड प्रोड्यूसेस दिस। तो ये बेचारी अलग हो गई ना, तो ये अलग हो गई तो इसी की स्मेल सबसे ज़्यादा आएगी, राइट। चलिए, तो ये हमें पता चला ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब आपसे यूजेस पूछेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो एक तो आप बता सकते हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, पेपर एंड सोप इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है जी। दूसरा ये भी डिसइंफेक्टेंट में यूज़ की जाती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती है बच्चों, प्रोडक्ट्स। ठीक है, लाइनिन और क्लोथ्स को ब्लीच करने में यूज़ की जाएगी। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट या डिसइंफेक्टेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, इसको यूज़ किया जाता है। क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए यूज़ करेंगे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाएगा, टेक्सटाइल, पेपर एंड सोप इंडस्ट्रीज़ में भी वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर के बाद अगला जो प्रोडक्ट है जो सॉल्ट का यूज़ करके बनाया जा रहा है वो कौन सा है? पहले मैं इसको रब कर दूं, आप यूजेस देख लो, फटाफट से इक्वेशन देख लो। ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूँ बेटा। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? बेकिंग सोडा बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा। ठीक है जी, वी आर टॉकिंग अबाउट बेकिंग सोडा। भाई साहब, ये बेकिंग सोडा बनेगा कैसे? बड़ी तगड़ी सी इक्वेशन है, ध्यान से सुनना। जो ब्राइन हमने यूज़ किया था ना पहले, हम दोबारा से उस ब्राइन का यूज़ करेंगे। ब्राइन का मतलब क्या था? NaCl प्लस H2O। इन दोनों के अलावा बच्चों हम NH3 का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अमोनिया का यूज़ कर रहे हैं। किसको यूज़ कर रहे हैं हम? अमोनिया को यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विथ विच गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये ब्राइन जब अमोनिया और CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाने वाला है बच्चों? एक हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और दूसरा हमें मिलने वाला है NaHCO3, अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा। दिस इज कॉल्ड बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो कैसे मिला हमें बेकिंग सोडा? जी, ब्राइन के साथ साथ CO2 और NH3 ने रिएक्ट किया जिससे हमें दो प्रोडक्ट्स मिले, अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा। ये जो NaHCO3 है यानी कि जो बेकिंग सोडा है बच्चों, इसी का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरीके के एक्शंस को परफॉर्म करने में। कैसे? कौन से एक्शंस को? जो ब्रेड है, ब्रेड को फ्लफी, ब्रेड एंड केक को स्पॉन्जी बनाने में या पकोड़े को स्पॉन्जी बनाने में किसका यूज़ हो रहा था? बेकिंग सोडा का यूज़ हो रहा था। साथ ही साथ दिस बेकिंग सोडा along with
सम माइल्ड एडिबल एसिड, फॉर एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है बच्चों डिफरेंट चीज़ों में, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं एंटासिड के। एंटासिड समझते हो बच्चों? माइल्ड बेस, जो कि हमारे स्टमक में जाकर एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो एसिडिटी होती है या उसकी वजह से पेन होता है उसको कम करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों? माइल्ड बेसिस होते हैं। तो मुझे पता चला ये जो सॉल्ट्स हमने पढ़े ये क्या है? बेसिक सॉल्ट्स है। ठीक है जी। तीसरा बच्चों, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, दिस इज फायर, FIRE। ठीक है जी। तो बेकिंग सोडा के यूजेस अगर आपसे पूछे जाए तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो, ब्रेड और केक को स्पॉन्जी बनाने में या फ्लफी बनाने में। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो गैस रिलीज हो रही है वो CO2 है। कैसे रिलीज हुई? यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए हमने बात की बेकिंग सोडा NaHCO3 की। अब जब ये NaHCO3 किसी भी एसिड, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था टार्ट्रिक एसिड, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं बच्चों? यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? आपको वाटर मिलेगा यानी कि H2O, आपको CO2 मिलेगा एंड यहाँ पर एक सॉल्ट रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी। सो इससे मुझे पता चला कि ये जो CO2 यहाँ पर रिलीज हो रही है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्रेड और केक को या पकौड़ास को स्पॉन्जी बनाने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए। ठीक है, इसी को हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं बच्चों। आपने पढ़ा होगा ना बेकिंग पाउडर सोडा, दैट इज नथिंग बट ये इसका कंपोजिशन है। जैसे ही बेकिंग सोडा इसके साथ जुड़ेगा तो पाउडर की फॉर्मेशन हो जाएगी। किस चीज़ में यूज़ हो रही थी CO2? ब्रेड और केक को स्पॉन्जी बनाने में। उसके अलावा एंटासिड में यूज़ किया जाता है एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया आप लोगों को। दिमाग चला दिया चिड़ियाओं ने। वो चिड़िया नहीं है, क्या ये? गिलहरी। हाँ गिलहरी जो भी है। भैया मैं ये खोलूंगा गेट तो आवाज आएगी। 2 मिनट की बात है, बाद में आइयो, पानी की आवाज मत करियो। पता नहीं। चले। चलिए, तो भाई यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो चुका है। तो बेकिंग सोडा और उसके यूजेस हमें पता चल गए हैं। बेकिंग पाउडर कैसे बना वो आपको पता चला। मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा विद एनी एसिड, यहाँ पर हमने एडिबल एसिड का नाम लिया, दैट इज टार्टरिक एसिड। चलिए बेटा, अगर आप इस बेकिंग सोडा को यानी कि NaHCO3 को हीट कर दोगे तो आपको यहीं से वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। क्या मिलेगा? वॉशिंग सोडा। इसको रब कर दूं बेटा, आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। ठीक है, चलो देखो भाई कैसे मिलेगा हमें यहाँ पर वॉशिंग सोडा, और फिर उसके यूजेस भी तो पढ़ने हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वॉशिंग सोडा। ठीक है, चलिए देन हमने यहाँ पर लिख लिया है वॉशिंग सोडा। बेटा इसका नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है? केमिकल नेम होता है सोडियम
बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट, और वो था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला है Na2CO3, Na2CO3, राइट। कैसे मिला? जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया, NaHCO3 को जब हमने हीट किया तो हमें मिला Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं जब हम NaHCO3 को हीट करते हैं, यानी कि वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो रिक्रिस्टलाइजेशन से मेरा मतलब है जब ये Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ कंबाइन करेगा, सो वी विल गेट Na2CO3.10H2O। क्या मिला बच्चों हमें? Na2CO3.10H2O। नाउ दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है बच्चे। यहाँ पर ये 0.10H2O लगाने का मतलब क्या था, मैं आपको समझा देती हूँ। एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि किसी भी सॉल्ट के अंदर जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज डिफाइंड एज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। किसी भी एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में कितने मॉलिक्यूल्स, फिक्स्ड नंबर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका एक और एग्जाम्पल है CuSO4, CuSO4.5H2O। आपको पता है जो कॉपर सल्फेट है इसका जो नॉर्मल कलर, इसके सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, लेकिन कभी भी अगर आप CuSO4 को हीट करोगे, इसको पूरे को हीट करोगे, सो वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा, राइट। तो जो इसका वाटर लॉस हो जाएगा, इसका कलर ब्लू नहीं बचने वाला, इसका कलर क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो इसका सॉल्यूशन है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कॉपर सल्फेट का, दैट इज ब्लू इन कलर, लेकिन जब आप इसको हीट करते हो तो वाटर इवापोरेट हो जाते हैं और जो उसका कलर बचेगा वो क्या होगा? वाइट कलर होगा। तो एक एग्जाम्पल था वॉशिंग सोडा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, दूसरा एग्जाम्पल है CuSO4 और तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। ये इसको हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, है ना, जब हाफ H2O लगाते हो, POP जब बनाते हो तब। फिलहाल ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट, जिसके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं और इसको बेटा जिप्सम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड जिप्सम। क्या कहलाता है ये? जिप्सम। जब आप इसको हीट करोगे तो POP मिलेगी, अभी मैं समझाऊंगी 2 मिनट बाद। पहले आप यहाँ पर देख लो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, ये तो समझ आया ना। वॉशिंग सोडा के यूजेस देख लेते हैं, इसी बात पर पता तो चल गया कैसे ऑब्टेन होता है, राइट। देखो बच्चों वॉशिंग सोडा को भाई जो डोमेस्टिक पर्पस है उसमें तो यूज़ करते ही हैं, डोमेस्टिक पर्पस में तो यूज़ किया ही जाता है क्लिनजिंग एजेंट की तरह। इट ऑल्सो रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बच्चों ये डोमेस्टिक पर्पस में क्लीनिंग एजेंट की तरह तो यूज़ होता ही है, इसी के साथ साथ इसका यूज़ हम किस चीज़ में कर रहे हैं बच्चों? इसको यूज़ करते हैं हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में, ठीक है जी। और कहाँ पर यूज़ हो सकता है बच्चों? ये सोडियम के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में यूज़ हो सकता है, अलग अलग कंपाउंड्स आप इसके बना सकते हो, है ना। इसको रब कर दो बेटा, ये पता चला ना कैसे हीट करके बनाया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा अदर सोडियम कंपाउंड्स in the formation of other sodium compounds। चलिए तो ये वॉशिंग सोडा के यूजेस हैं जो कि आपको पता चले। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना, डोमेस्टिक पर्पस में क्लिनजिंग एजेंट, या कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज़ किया जाता है बच्चों, और अदर सोडियम कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में भी,
राइट। सो द लास्ट टॉपिक वी हैव नाउ इज जिप्सम। बच्चों जो जिप्सम है ये एक हार्ड सब्सटेंस है। जब भी हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करेंगे, 373 केल्विन पर हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट CaSO4 पॉइंट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। यानी कि जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं तो बच्चों हमें POP मिलती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिलेगी? POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाएगा? भैया ये जो POP है, POP, इसको वाटर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं? खुद देखिए, अगर इस POP को वाटर वाले मीडियम में रखोगे तो वो सेटल हो जाती है एक हार्ड सब्सटेंस में, जिसको कहा जाता है बच्चों जिप्सम। इसीलिए POP को कहाँ पर रखा जाएगा? एक वाटर या मॉइस्चर प्रूफ मीडियम में। दूसरी चीज़, बोन्स के फ्रैक्चर में, टॉयज को बनाने में, या फिर जो वॉल्स हैं उनकी डेकोरेशन में, सीलिंग की डेकोरेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? POP का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो पूछेंगे फ्रैक्चर में किसका यूज़ हो रहा है, तो आप POP बोलोगे। टॉयज बनाने में किसका यूज़ हो रहा है? डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में, डेकोरेटिव आइटम्स, ठीक है। सीलिंग को डेकोरेट करने में और टॉयज बनाने में भी POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ होता है। दो क्वेश्चन, पहला कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा, दूसरा अगर हम 373 केल्विन से बियॉन्ड जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या होगा? आप बोलोगे सारा मॉइस्चर इसका लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो उसके बाद प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी POP की, अगर हम 373 केल्विन से अबव टेम्परेचर लेंगे और इस जिप्सम को हीट करेंगे, राइट। तो एक अप्रोप्रिएट या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा इसके लिए? 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये हमने खत्म कर लिया है आपका चैप्टर नंबर 2। बच्चों कोई भी डाउट्स आप लोगों को लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।